तो आइए जो तो हम लोग जो है सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए हैं तो आइए देखते हैं क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इस चैप्टर में जो है क्लास 11th का है ये। तो क्लास 11th का है, सॉलिड के बारे में पढ़ना। तो देखिए हम लोग जो आइए देखिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इलास्टिक बॉडी और आर या क्या इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ठीक है। प्लास्टिक बॉडी आर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तीसरा पड़ता है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स फोर्थ नंबर पे आता है। देखिए इतने के बाद आ जाता है हमारा क्या पता आता है, आता हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं इसके बाद, इसके पास अगर हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ भी पढ़ सकते हैं, हुक्स लॉ। और अगर इसी में आगे जाके बात करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है। अब आगे आता है आपका स्ट्रेस ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन आ जाता है। इतनी चीज़ें हैं ठीक है। तो चलिए इतना थोड़ा सा पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते। देखिए आपका इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिक बॉडी का मीनिंग होता है, आप समझ रहे हैं, इलास्टिक मतलब जो खींच जाए, नहीं बोलते इलास्टिसिटी मतलब कह सकते हैं कि जैसे किसी को बॉडी बोलते हैं, अरे आपकी बॉडी तो इलास्टिक है भाई, आप तो किसी तरीके से अपना हाथ पैर, देखिए ये क्या है, इलास्टिक है। फोर्स लगा रहे हैं अपने फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, ये आया, फिर इसको क्या फोर्स हटा दिया, अपनी जगह पर चला गया, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी ठीक है। इलास्टिक का मतलब है क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे देखिए फोर्स लगा रहे हैं ठीक है, यहाँ फोर्स लगा देखिए ऐसे जा रहा है, फिर अपनी पोजीशन में फिर से आ जाएगा ठीक है। ये फोर्स लगाया अपनी पोजीशन में छोड़ दिया, ये फोर्स लगाया छोड़ दिया, अपनी पोजीशन में चला गया ठीक है। यहाँ फोर्स लगाया, देखिए फोर्स ऐसे लगा, फिर अपने छोड़ देंगे अपनी, फिर ऐसे। तो इसका मतलब है इलास्टिक का मतलब ये हुआ, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसका ओरिजिनल शेप और साइज बदल जाए ठीक है, मतलब इनिशियल कंडीशन पोजीशन बदल जाए और फिर से फोर्स हटा ले ठीक है। क्या करें, फोर्स लगाएं और फिर से फोर्स लगाएं। जैसे बैलून है, बैलून को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, वो प्रेस करेंगे तो उसका शेप बदलेगा, पर जैसे हटा देंगे तो क्या करेगा, फिर से अपनी कंडीशन में आएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, और इस फेनामेना को इलास्टिसिटी बोलेंगे ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में फोर्स लगा के खींचेंगे स्प्रिंग को ऐसे तो आराम से खींच जाएगा, फिर जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपनी पोजीशन में फिर से आता है। इसीलिए स्प्रिंग का जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि जिस चीज़ में जो है, जैसे हम ही कह सकते हैं ब्रेक लगाना है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हो गई, जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक शू में होता है उसके, क्योंकि एक बार हम लोग तार को ऐसे दबाते तो तार से खींचते हैं स्प्रिंग के, स्प्रिंग तन जाती, ब्रेक लगता है, फिर छोड़ देते, फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। और आपने देखा होगा ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसमें आप देखेंगे मोटी मोटी स्प्रिंग होती है, आपका जो है जो ट्रक होता है उस पर स्प्रिंग न होके उसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े मोटे मोटे राड लगे होते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग का ही काम करते हैं, देखेंगे आप ठीक है। तो इस तरीके के स्प्रिंग का बहुत यूज है, क्योंकि वो क्या होगा, फोर्स लगेगा फिर दब जाएगा, फिर उसके बाद फोर्स हटेगा, जैसे गड्ढे में पड़ा दब गया, फिर गड्ढे में से ऊपर आया, फिर से अपनी पोजीशन में आ गया। हमारे बाइक के सॉकर में, कार के सॉकर में, सब में कहीं स्प्रिंग होता है, अगर हाइड्रोलिक है तब भी स्प्रिंग उसके अंदर होगा, बिना स्प्रिंग के अपनी पोजीशन में नहीं आएगा,
क्योंकि आप एक बार प्रेस करेंगे फिर उसकी पोजीशन को लाने के लिए, सेम लाने के लिए आपको स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस सिंपल सी बात सोचिए, अगर आपका साइकिल स्टैंड होता है, जब उस साइकिल को खड़ा करेंगे ना तो स्प्रिंग लगी होती है खड़े करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग तन जाती है, फिर से खड़ा कर देंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, स्टैंड से हटाएंगे तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन में चला जाएगा। इसका मतलब है स्प्रिंग क्या होगा, इलास्टिक है। और when deforming force apply on a body then it's change original shape and size after removing this जो है force then this body regain its original position is known as elastic body and then this phenomena is known as elasticity। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाए, बॉडी क्या होगा, उसका शेप साइज डायमेंशन चेंज हुआ, फोर्स हटा लिया, फिर से उसके बाद वो अपने शेप साइज में वापस आता है तो हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और फेनामेना बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो प्लास्टिक बॉडी का मतलब होता है क्या, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, ठीक है, इट्स देन इट्स चेंज ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स then this body does not regain its original shape and size known as plastic body and then this phenomena is known as plasticity। मतलब ये जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करे उसका डायमेंशन चेंज हो जाए और फोर्स हटाने पर फिर से डायमेंशन में कोई जो है चेंजिंग, वो क्या है, डायमेंशन अपने ओरिजिनल शेप में न आए, ओरिजिनल पोजीशन में न आए, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। फेनामेना होता है प्लास्टिसिटी। उसका एग्जाम्पल होता है सीमेंट, एक बार गीला कर दिया, उसके बाद उसको पानी से मिला, दीवार पे ऐसे मार दिया, फिर दीवार पे जैसे को ऐसे पड़ा रहेगा, उसका फोर्स हटाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। मड मिट्टी है, एक बार ऐसे हाथ से लेंगे, ऐसे गूंद देंगे, डो आटा, आटे का लोई गो है, उसको ऐसे डो करेंगे, डो को क्या कर देंगे, ऐसे करके एक बार कोई शेप में लाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अपने मन से वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, वो सब प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, रबर हमारा इलास्टिक बॉडी होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स होता है क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है अ फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी चेंज इट्स डायमेंशन आफ्टर रिमूवल देन दिस बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब फोर्स लगाएं, बॉडी का डायमेंशन चेंज हो, फोर्स हटाएं, बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए तो डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, मतलब डिफॉर्म करे। और उसके बाद क्या, हुक्स लॉ है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हुक्स लॉ देखा क्या होता है, हुक्स लॉ का मतलब होता है कि अगर ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सटेंशन इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लोड अप्लाई, क्या होगा, लोड अप्लाई। एक्सटेंशन इन क्या, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी सकते हैं हम लोग, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई ऑन द बॉडी। ठीक है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई ऑन द बॉडी। मतलब हो गया क्या, ऐसे कह सकते हैं, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, पहले इसमें क्या लिखेंगे आप पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे होगा एक्सटेंशन पर यूनिट एरिया, ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंशन इज यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई ऑन द बॉडी। एक्सटेंशन ऑन
यूनिट एरिया लिख दीजिए। एक्सटेंशन ऑन यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई ऑन द बॉडी। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई ऑन द बॉडी, मतलब एक्सटेंशन जो होगा, जो हम लोग फोर्स लगाएंगे यूनिट एरिया पर, उसकी वजह से जो एक्सटेंशन जो होगा, जो बढ़ जाएगा, जो खिंच जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ जो फोर्स अप्लाई लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाई डिफॉर्म, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेम यहीं पर क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होती है। क्या होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें डायरेक्टली लिखते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अगर इक्वल की साइन लगा दे तो ई आ जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, स्ट्रेस हो जाएगी अपान स्ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस अपान स्ट्रेन जो इसका नाम है, ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ई का नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को बोलते हैं। ठीक है, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो आइए इरेज करते फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए तब तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि दिखता है कि नहीं। तो आइए देखिए, आइए इरेज करके तब लेते हैं। तो आपने देखा क्या, हुक्स लॉ में क्या होगा, हुक्स लॉ में क्या होगा, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई। ठीक, और यहीं पे आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट कितना होगा देख रहे हैं। स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को क्या बाद में बोलते हैं, इसका होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितने, चेंज इन डायमेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिटलेस है, ये यूनिट है, इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा m L/- T/, इसका डायमेंशन हो गया। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रेस का हम जानते हैं फोर्स अपान क्या होता है, एरिया होता है, स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला स्ट्रेस अपान स्ट्रेन है, और यहाँ से हम लोग देखें स्ट्रेस अपान स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जगह फोर्स अपान एरिया हो जाएगा अगर रखें
यहाँ फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा। इसका यूनिट लेस हो गया तो हमने क्या यूनिट देखा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यूनिट आ जाएगी और यूनिट कितनी होगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की, तो न्यूटन पर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन M L/T/2 आपने देखा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है समझ सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। ठीक है, अब आइए टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ना है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस, पहला टाइप इसमें होता है नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और नॉर्मल में फर्स्ट के अंदर हमारा नॉर्मल के अंदर ढेर सारा था। ठीक है, नॉर्मल के अंदर देखिए नॉर्मल हमारा स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस में पहले हमारा आ जाता है क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लिए क्या है, नॉर्मल हमारा दो टाइप का होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए समझ आ रहा है। तो आपका जो है देख लीजिएगा टाइप नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, तीन टाइप होगा। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस और तीसरा आपका होता है हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस ये तीसरा आपका होता है। ठीक है, मतलब आपका नॉर्मल स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है देखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेस में हम लोग जानते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी देन चेंज इट्स ओनली वन डायरेक्शन, देन चेंज ओनली इट्स वन लेंथ, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किस पे, किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, अगर वो क्या करे टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसके किसी एक लेंथ में चेंज, उसके किसी एक जो है डायमेंशन में चेंजिंग होगी, चाहे लेंथ चेंज हो, चाहे ब्रेथ चेंज हो, चाहे क्या चेंज हो, उसका हाइट चेंज हो, मतलब उसका सिर्फ लेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और उसका कोई एक डायरेक्शन चेंज हो, मतलब चाहे जो भी चेंज हो जाए, चाहे लेंथ चाहे ब्रेथ, ओनली वन, मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में या इंक्रीज कर जाए, लेंथ में चेंजिंग होने का मतलब है इंक्रीज कर जाए लेंथ, तब उसको हम लोग ले टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और कंप्रेसिव क्या होता है, कंप्रेसिव का मतलब क्या होगा, व्हेन दी फोर्स अप्लाई, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी देन चेंज इट्स वॉल्यूम, क्या होगा, देन डिक्रीज इट्स वॉल्यूम इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी का क्या हो, उसका पूरा डायमेंशन बदल जाए, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। अगर वॉल्यूम बदलने का मतलब है तीनों चेंज होगा, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट पूरा वॉल्यूम क्या होगा, तो कंप्रेसिव का मतलब डिक्रीज कर जाता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे होगा चेंज इन लेंथ, यहाँ लिखेंगे क्या होगा, चेंज इन, या चेंज मत लिखिए, लिखिए इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और इंक्रीज कर जाए लेंथ, यहाँ जब लगाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, यहाँ पे जो है फोर्स लगाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक का मतलब आप समझिएगा, तो नॉर्मल अगर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या, यहाँ क्या चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे आपका सेम होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बाद में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज
इन वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक का मतलब होता है लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, वो क्या करेगा, एक बार बहुत पास का कंट्रैक्ट करेगा, बाद में फोर्स लगाएंगे एक्सट्रैक्ट कर जाएगा। तो लिक्विड जो प्ले करता है रोल, मतलब फोर्स लगाने का काम अगर लिक्विड करता है तब उसको हम लोग हाइड्रोलिक क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आया समझ में, देखिए दोनों में क्या चेंजिंग है। यहाँ पे कंप्रेसिव में क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे और यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो जाए। और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, इसके अंदर क्या चक्कर है कि यहाँ पे हाइड्रोलिक का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें खाली क्या नहीं चेंज होगा, उसका जो है शेप नहीं चेंज होगा, शेप डज नॉट चेंज, ठीक है, इसका शेप नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड का फोर्स लगाएंगे तो शेप नहीं बदलेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे शेप बदल जाएगा, ये शेप बदलेगा और शेप ये बदलेगा नहीं, फोर्स यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोलिक से लगेगा तो ये शेप नहीं चेंज होगा, इसमें शेप बदल जाएगा। तो यही डिफरेंस है, हाइड्रोलिक से क्या, फोर्स नॉर्मल फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी देन डज नॉट चेंज इज क्या होगा, शेप, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो इसमें शेप नहीं बदलता है, फोर्स लगता है, शेप नहीं बदलता है। इसमें क्या होता है, शेप बदल जाता है। और दूसरे टाइप का जो होता है, पहले टाइप का नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरे टाइप टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब, टेंजेंशियल दूसरा, पहला टाइप नॉर्मल में 3 हो गए और टेंजेंशियल अलग टाइप का होता है या शियर होता है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन अपर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लोअर सरफेस इज फिक्स, देन अपर सरफेस क्या होगा, मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल। मतलब अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कैसे फोर्स लगाएंगे, जैसे ऐसे मान लिए ये बॉडी का ओरिजिनल शेप है पहले, अब जैसे हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा इसका हिस्सा ऐसे करके निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स लगाते ही क्या होगा, इस बॉडी का हिस्सा क्या होगा, ऊपर इतना बाहर आ गया, इतना, ये तो इतना जो बाहर आए यही क्या है हमारा शियर, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल में चेंजिंग। तो इसका मतलब है इनिशियल एंगल कुछ और था और बाद में एंगल बदल गया, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा से ही लिखते हैं। यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे और यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ही लिखेंगे तो कितना हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी लोअर फिक्स, लोअर पोर्शन इज फिक्स, अपर पोर्शन इज क्या हो जाएगा, एक्सटेंड या मूव इनिशियल पोजीशन, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स, देन दिस टाइप स्ट्रेस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। आर शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर बोलेंगे, टेंजेंशियल ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक हिस्सा ऊपर वाला खिसक जाएगा, जैसे कह सकते हैं जब घर गिरने वाला उसका बारजा या अगला हिस्सा थोड़ा सा आगे निकल जाता है, नीचे वाला फिक्स होता है, आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा और आगे, फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे घर के गिर जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा शियरिंग या कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, शियरिंग बोलेंगे। फोर्स अपॉन एरिया वैसे ही रहेगा। तो आया समझ में, नॉर्मल स्ट्रेस में होगा टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक, और दूसरे टाइप का टेंजेंशियल। नॉर्मल में क्या होता है, टेंसाइल में क्या होगा, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, तब वो हमारा टेंसाइल होगा। यहाँ पे कंप्रेसिव में क्या होगा कि जब क्या करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं पूरी बॉडी पे, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, शेप साइज इसका चेंज होगा, तो इसको हम लोग कंप्रेसिव बोलेंगे। और यहाँ पर अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी डज नॉट क्या होगा, प्रेशर लगेगा, डज नॉट
चेंज इट्स डायमेंशन, डज नॉट चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे पानी के अंदर किसी बॉडी को आप रख देंगे तो बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगता है, तो उस बॉडी को पानी के अंदर कोई चीज़ है तो उस पर भी फोर्स लगता है, तब उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। टेंजेंशियल में क्या होगा, दूसरे टाइप का है। अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं, उसका नीचे वाला हिस्सा फिक्स रहता है और ऊपर वाला डिफॉर्म हो जाए और एंगल में चेंजिंग हो जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग टाइप में आ जाते हैं।